आज हमको पढ़ना है हरित क्रांति और उसके राजनीतिक परिणाम। लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा था नियोजित विकास के बारे में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा योजना आयोग। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पंचवर्षीय योजनाएं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 और उसी प्रकार 12वीं पंचवर्षीय योजना तक के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है हरित क्रांति और उसका राजनीतिक परिणाम क्या हुए। पहले पढ़ेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति है क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या? पहले इसको समझते हैं। कृषि के क्षेत्र, हरित क्रांति का तात्पर्य है कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि। हरित क्रांति का तात्पर्य है कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि जो उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद और उन्नत तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप आया। या अपने भाषा में हम कहें तो हरित क्रांति को ऐसे समझ सकते हैं कि कृषि उत्पाद में जो तीव्र वृद्धि हुई किसकी सहायता से? तो जो आधुनिक जो तकनीक आया उसकी सहायता से। पहले गोबर के खाद का प्रयोग होता था, उसके बाद रासायनिक खाद आ गए। हल का प्रयोग होता था खेती में, मशीन का प्रयोग होने लगा। और इसका परिणाम यह हुआ कि कृषि उत्पाद में तेजी से वृद्धि हुई। हरित क्रांति हो गया। हरित क्रांति के क्या लाभ हैं? अगर हमारे परीक्षाओं में आया था लिखने के लिए कि हरित क्रांति के क्या लाभ हुए, तो ये पॉइंट्स हमको याद रखना होगा। हरित क्रांति के लाभ, चूंकि उत्पादन बढ़ा उससे कृषि एक लाभकारी व्यवसाय हो गया। उत्पादन बढ़ने से बेरोजगारी भी अब कम हो गई। उत्पाद में जब वृद्धि हुआ तो कालाबाजारी भी कम हुआ। जिस चीज़ का मार्केट में कमी होती है उसी का कालाबाजारी अधिक होती है। उत्पादन बढ़ा, कालाबाजारी भी कम हो गई। उत्पादन बढ़ने से जो आयात होता था, जितना अमाउंट में आयात होता था वो अब कम हो गया। निर्यात जो होता था उसमें भी वृद्धि हुई। और सबसे बड़ा जो भारत का खाद्यान्न संकट था उसका समाधान हुआ। वाणिज्यिक कृषि से हरित क्रांति में कृषि उत्पाद बढ़ा, खाद्यान्न फसलों का जो उत्पादन था वो बढ़ा। उसके साथ साथ व्यावसायिक जो फसल हैं उनका भी उत्पादन बढ़ा। जैसे गन्ना, कपास है, जूट है, इनका भी उत्पादन बढ़ा, जिससे किसानों के आय में वृद्धि हुई। अब किसी भी चीज़ के दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यह पॉजिटिव पक्ष रहा। उसी प्रकार हरित क्रांति के कुछ नेगेटिव पक्ष भी उभर करके आते हैं। कुछ गलत प्रभाव भी प्रकट हो गए। जब किसानों को इससे लाभ होने लगा, लाभकारी व्यवसाय के रूप में यह आ गया सामने, तो जो धनी वर्ग है, बड़े किसान हैं, ये बड़े बड़े फार्म का स्थापना करने लगे। खेती के लिए बड़े बड़े फार्म का स्थापना करने लगे। मशीन का प्रयोग मशीनों का प्रयोग जब बढ़ गया तो पुराने तकनीक से जो खेती करते थे वे बेकार हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में आय में विषमता आई। ग्रामीण क्षेत्र में जो बड़े किसान हैं तो उनका आय बढ़ा, जो छोटे किसान हैं उनका आय कम ही रहा। यानी उनके आय के में असंतुलन अधिक हुआ, विषमता बढ़ी। धनी लोगों द्वारा उपज को थोक में खरीद कर ऊंचे दामों में बेचा जाने लगा। एक ये प्रभाव आने लगा। धनी जो किसान वर्ग है उनके नेताओं ने किसान लॉबी बना लिया। तो ये हो गया हरित क्रांति के बारे में। उसके बाद 2007 में खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत सरकार ने दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत की। इसके अंतर्गत आता है एक श्वेत क्रांति। अब श्वेत क्रांति है क्या? दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जो वृद्धि है उसी को कहा गया श्वेत क्रांति। केंद्र सरकार के द्वारा
गुजरात में यह जो कार्यक्रम चलाया गया दुग्ध उत्पादन के लिए, उसको कहा गया ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया, यानी ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की सफलता में जो कृषि वैज्ञानिक वर्गीज कुरियन हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसीलिए भारत का मिल्कमैन भी उनको कहा जाता है। भारत का मिल्कमैन वर्गीज कुरियन। फिर इसके बाद आते हैं अब नियोजन व राजनीति, प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स। नियोजन का सारा कार्यक्रम समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होता है, और समाजवादी विचारधारा दो तरह के होते हैं, समाजवादी समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद, मार्क्सियन सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब पहले समझेंगे मार्क्सवादी समाजवाद है क्या। मार्क्सवादी समाजवाद वह है जिसको कार्ल मार्क्स ने दिया, जिस विचार को कार्ल मार्क्स ने दिया उसको कहता है मार्क्सवादी समाजवाद। कार्ल मार्क्स ने उसे वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा था, और इस विचारधारा को रूस में लेनिन ने सफल किया, यानी लेनिन ने प्रयोग किया और सफल भी बनाया। इस विचारधारा के अनुसार होता यह है, या इस विचारधारा के अनुसार कहा जाता है कि सामंतवाद और पूंजीवाद का समाप्त किया जाए, समाप्ति, और एक वर्ग विहीन समाज के निर्माण की कल्पना की जाती है। अगर हमको समाजवाद लाना है, समाजवादी विचारधारा से हम संबंधित हैं, तो इसके लिए क्रांति करनी होगी। यानी मार्क्सवादी समाजवाद अपनी विचारधारा को लाने के लिए क्रांति की बात करता है, और क्रांति होने के बाद, क्रांति अगर सफल हो जाता है, तब किसका राज्य होगा? सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद का आगमन होगा। यह विचारधारा कहता है राष्ट्रहित में निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाए बिना किसी मुआवजे के। तो निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण और कृषि का समूहीकरण किया जाता है, और इसी को कहा जाता है आदेशित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसको आदेशित अर्थव्यवस्था, कमांड इकोनॉमी कहा जाता है। लेकिन चीन में माओ के नेतृत्व में जो समाजवाद आया, जो विचारधारा आया, उसमें उन्होंने मध्यम और निम्न स्तर के जो सामंतवाद है, पूंजीवाद है, उसको बने रहने दिया। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था उभरी उसको कहा गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी। अब आते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद फेबियनवाद से संबंधित है। अब फेबियनवाद क्या है? फेबियनवाद का जन्म इंग्लैंड में हुआ। यानी कह सकते हैं कि एक तरीके से जो मार्क्सवाद है, वही मार्क्सवाद का जो लक्ष्य है वही लक्ष्य फेबियनवाद का भी है, लेकिन दोनों के करने के जो तरीके, उसे लागू करने के तरीके अलग हैं। फेबियनवाद कहता है कि हमें समाज में बदलाव करने हैं, उसके लिए सामंतवाद और पूंजीवाद के जगह में वह कहता है उनकी समाप्ति की वह भी चाहता है, लेकिन वह चाहता है कि वह कानूनी रूप से हो। यानी सामंतवाद, पूंजीवाद समाप्त हो, लेकिन यह कानूनी रूप से हो। अगर किसी की निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो उसको मुआवजा दिया जाए, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लोकतांत्रिक तरीका अपनाया जाए, उदारवादी तरीका अपनाया जाए, न कि वर्ग संघर्ष के द्वारा किया जाए।
जैसे हम जानते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा में होता यह वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। तो यह फेबियनवाद वर्ग संघर्ष का विरोध करता है, क्रांति का विरोध करता है, बल्कि वो धीरे धीरे और कानूनी रूप से उसको लाना चाहता है, लोकतांत्रिक तरीके से लाना चाहता है। तो दोनों जो विचारधारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों विचारधारा से प्रभावित थे। अतः 1955 के आवड़ी अधिवेशन में कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान को अपनाने का निश्चय किया तथा 1956 में भारत सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की। यह तो हो गए नियोजन और राजनीति। तो यह जो प्रतिमान नेहरू ने अपनाया, यह 1991 के बाद समाप्त होने लगा, क्योंकि 1991 आया, उस दौर में आकर के विश्व की जो स्थिति थी उसमें उदारीकरण का दौर आ गया, भूमंडलीकरण का दौर आ गया, और उससे भारत भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। और उस स्थिति को देखते हुए भारत ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया, जिसके तहत निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया गया। कहा गया निजी क्षेत्र के लिए भी जो रूल थे वो ढीले किए गए और विदेशी निवेश को भी मंजूरी दी गई। इसके बाद हमको पढ़ना है हमको नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग में पढ़ने से पहले हम पढ़ चुके हैं योजना आयोग के बारे में। जो योजना आयोग था उसी को समाप्त कर नीति आयोग को लाया गया, और यह 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद यह आया और स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया। स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हो गई। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। यह प्रतियोगिता परीक्षाओं वगैरह पर यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अधिकतर ये पूछे जाते हैं। पहले था योजना आयोग, अब नीति आयोग। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, यानी गैर संवैधानिक संस्था होने का मतलब संविधान में इसके बारे में नहीं है। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका पूर्ण नाम क्या है? नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। यह एक थिंक टैंक का काम करता है, योजना बनाने से संबंधित एक थिंक टैंक का यह काम करता है। यह वित्तीय आवंटन नहीं करता, यानी पैसा का वह सब नहीं करता, वह सरकार का काम है। इसका काम है अपना विचार देना। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या क्या है? सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, यही काम है। अब नीति आयोग की संरचना क्या है? नीति आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य 5 होते हैं, पदेन सदस्य 4, विशेष आमंत्रित सदस्य जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं उनको भी आमंत्रित किया जाता है, और उसके अलावा एक शासी परिषद होता है, गवर्निंग काउंसिल होता है। नीति आयोग में एक अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष कौन होगा? तो जो देश का प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होता है। तो उस हिसाब से नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और पहले प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। यह हमको याद रखना होगा कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन? तो नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष
नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रथम अगर कहा जाए तो ये है अरविंद पनगढ़िया। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर। तो नीति आयोग में और पूर्णकालिक सदस्य 5 होते हैं, कुछ पदेन सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, ये 3 हमको विशेष रूप से याद रखने हैं कि अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष और सीईओ कौन। अगर कहा जाए नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर। इसके अलावा जो शासी परिषद होता है, गवर्निंग काउंसिल होता है, उसके मेंबर कौन कौन होते हैं। तो इसमें इस गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को शामिल किया जाता है, बैठक में बुलाया जाता है। संघ शासित प्रदेशों के जो भी प्रतिनिधि होते हैं, उपराज्यपाल हो या जो प्रतिनिधि होते हैं वे शामिल होते हैं, और मुख्यमंत्री जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं वे शामिल होते हैं। अब ये बैठक करते हैं और उसके बाद नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व, लेकिन इसको कार्य रूप में करता कौन है, तो नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ही है। नीति बना दिया, जो नीति आयोग है अपना जो विचार दिया उसको रियल में जमीन पे उतारने का काम केंद्र का है और राज्यों का है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति एनडीसी देता है, जो भी योजना बनेगा अंतिम स्वीकृति नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद देता है एनडीसी के द्वारा, और उसने दे दिया अंतिम स्वीकृति तो वो लागू स्वीकृत हो जाता है। उसके बाद वर्तमान स्थिति, योजना आयोग के जगह पे जो नीति आयोग आया, और नीति आयोग के तहत हमने पढ़ा कि क्या क्या उसके काम है, नीति आयोग की संरचना क्या किस प्रकार की होती है। तो ये प्रथम है, अगर नीति आयोग की जो संरचना है वर्तमान संरचना का है, वर्तमान स्थिति या चाहे संरचना अगर कहा जाए नीति आयोग का, तो वर्तमान अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही है, और उपाध्यक्ष वर्तमान उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के जगह में राजीव कुमार है। राजीव कुमार आ गए हैं, और सीईओ के रूप में सिंधुश्री खुल्लर के जगह पर अमिताभ कांत, अभी अमिताभ कांत है। तो इन सब पॉइंट्स को हमको याद रखना है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुई, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, मुख्यालय कहाँ है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, काम क्या है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, संरचना में क्या क्या होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य 5, पदेन सदस्य 4, आमंत्रित सदस्य कुछ होते हैं अपने अपने क्षेत्र के, किसी क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं उनको आमंत्रित कर देते हैं। सबकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति या चाहे मनोनीत करते हैं। जो शासी परिषद है गवर्निंग काउंसिल, उसके मेंबर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसको क्रियान्वयन, अंत में क्रियान्वयन का दायित्व तो केंद्र सरकार राज्य सरकार पर ही होता है, और इन योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। और वर्तमान में ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीईओ कौन है। अब इसके बाद पढ़ेंगे नीति आयोग के कार्य। नीति आयोग के कार्य के बारे में पहले पढ़ा गया कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का काम है, लेकिन इसके बाद भी अगर परीक्षाओं में आ जाता है कि नीति आयोग के क्या कार्य हैं, तो जैसा अंक होगा उसके आधार पर हम उसका उत्तर दे सकते हैं। तो नीति आयोग के कार्य, राज्यों की सक्रिय भागीदारी विकसित करना, सभी राज्यों को एक साथ ले करके कोई भी अगर हम नीति बनाते हैं तो किसी भी राज्य का शिकायत नहीं होगा कि
हमें बताया नहीं गया, हमें शामिल नहीं किया गया, हमें पता नहीं है। राष्ट्रीय विकास हेतु दीर्घकालीन रणनीति तैयार करना या करने के लिए एक मंच प्रदान करना। राष्ट्रीय विकास के लिए विशेषज्ञों का सलाह लेना, नीति आयोग के कार्य हो गए। तीव्र विकास हेतु मंच प्रदान करना या विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु भी एक मंच प्रदान करता है। पांचवा, उन्नत तकनीक एवं क्षमता का विकास करना, यही नीति आयोग के कार्य हैं।